प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। लेसन 3 स्थिर वैद्युत का प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे किरचॉफ का लॉ, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, उन्होंने क्या नियम दिया। तो चलिए आते हैं, सबसे पहला चीज हम लोग आते हैं प्रतिरोधों की संयोजन, श्रेणी क्रम व समानांतर क्रम। उससे पहले आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। चलिए आते हैं डेरिवेशन पे। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम यानी लाइन से वो, जब तीन प्रतिरोध को हम लोग लाइन से जोड़ दिया जाता है, तीन हो, तीन से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये तीन प्रतिरोध को हम लोग क्या कर दिए, लाइन से जोड़ दिए और इनके सिरों के बीच एक बैटरी और एक कुंजी के जोड़ देते, प्लस माइनस बैटरी ई और ये कुंजी के। जैसे ही कुंजी को दबाते हैं तो इसमें धारा क्या प्रवाहित होने लगता है, आई। ये हो गया R1 R2 R3। अब पहला रेजिस्टेंस है, इसके बीच वोल्टेज ड्रॉप हो गया V1, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है V1 V2 और ये क्या हो गया V3। तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस अलग वोल्टेज ले लेगा, यहाँ से तो वोल्टेज दिए हैं ई, विद्युत वाहक बल यहाँ से प्रवाहित हुआ बैटरी से, लेकिन तीनों बैटरी क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो स्वाभाविक बात है, यहाँ पर यदि करंट आएगा तो कुछ करंट ये लेगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, यानी स्वाभाविक बात है ये अलग अपना वोल्टेज खपत करेगा, फिर ये वोल्टेज खपत करेगा, फिर ये वोल्टेज खपत करेगा। हमको दो चीज ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज ड्रॉप होता है और समानांतर क्रम में वोल्टेज की जगह करंट ड्रॉप होता है। तो इसलिए घर का जो विद्युत परिपथ होता है वो किसमें जुड़ा होता है, समानांतर क्रम में, ना कि श्रेणी क्रम में। झालर आप लोग देखे होंगे, झालर में छोटे छोटे बल्ब लगे रहते हैं, उसमें क्या करता है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण जो छोटे छोटे बल्ब है जिनको ज्यादा वोल्टेज सोर्स लेना था, जिससे ज्यादा वोल्टेज सोर्स फूट जाता, वो बच जाता है। तो चलिए आते हैं इसके डेरिवेशन में। थ्योरी में आप लोग लिख लेंगे, थ्योरी में क्या दिखा है, तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 इसमें जोड़ा गया श्रेणी क्रम, जिसमें क्या बोला गया है, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और तीसरे प्रतिरोध के दूसरे पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम द्वितीय सिरे से जोड़ा जाता है। और प्रथम और अंतिम प्रतिरोध के सिरों के मध्य एक विभवांतर या वोल्टेज सोर्स और कुंजी के को जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रतिरोध R1 के सिरों पर, प्रतिरोध क्या दिख रहा है, R1 के सिरों पर क्या लगा है, वोल्टेज। तो प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर क्या होगा, उसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों के मध्य विभवांतर V2 बराबर क्या होगा, इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के सिरों के मध्य विभवांतर V3 बराबर क्या होगा। इसे आपको बताना है, आप लोगों ने ओम का नियम तो पढ़ा ही हुआ है। ओम का नियम क्या बोलता है, V is proportional to I, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होता है, R। अब देखिए पहला वोल्टेज सोर्स है, जहां पर रेजिस्टेंस क्या है, R1 और करंट क्या है, सबके लिए कॉमन, तो I क्या हो गया, R1। दूसरे वाले के पास I R2, तीसरे वाले के पास I R3, करंट तीनों के लिए क्या है, कॉमन। तो परिणामी विभवांतर क्या होगा, परिणामी विभवांतर तीनों का योग V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू V1 का मान क्या है, I R1, इसका मान क्या है, I R2, इसका मान क्या है, I R3। तीनों में से I कॉमन दिख रहा है, I कॉमन निकाल दे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से V इक्वल टू I R, यहां पर क्या कर देंगे, V की जगह हम क्या रख देंगे, I R। तो ये हो गया I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I और ये I क्या हो गया, कट गया, तो हमारा क्या बचा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि प्रतिरोधों की संख्या n होगी तो इसको क्या कर देंगे, डैश 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 Rn तक। ठीक है, मात्र हमको ये ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज ड्रॉप होगा और समानांतर क्रम में क्या ड्रॉप होगा, क्या ड्रॉप होगा, करंट ड्रॉप होगा। तो चलिए आगे समानांतर क्रम समूहन, इसे आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट डेरिवेशन है समानांतर क्रम संयोजन, इसका डायग्राम मैंने बना दिया। समानांतर क्रम में हम क्या करेंगे, तीन प्रतिरोध या तीन से ज्यादा प्रतिरोध, तो समानांतर क्रम में
आमने सामने रखेंगे। तो जैसे कि ये R1 R2 और ये क्या हो गया R3, तीनों क्या है समानांतर क्रम। अब यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, जैसे वोल्टेज लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इस नोड पे आया, नोड में टकराने के पश्चात ये क्या हो जाएगा, तीन भागों में बढ़ गया। ये हो गया I1, ये हो गया I2 और ये हो गया I3। ठीक है, यहां पर हम क्या दिए, वोल्टेज दिए, वोल्टेज से करंट निकला I यहां पर आया और इस नोड से टकराने के बाद तीन भागों में बढ़ गया। फिर अगेन इस नोड के पास गया, इस नोड से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, करंट I फिर से बाहर निकलेगा। यानी हमको एक चीज स्पष्ट दिख रहा है कि I आया, तीन भागों में बटा, बटने के बाद जब इस नोड पे वापस आया तो तीनों क्या हो गए, एक साथ मिल गए। यानी एक साथ मिल गए यानी तीनों का संयोजन हो गया। यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वहां पर वोल्टेज का संयोजन हो रहा था, यहाँ पर करंट का, वहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, यहाँ पर करंट ड्रॉप हो रहा है। तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट जा रही है और वोल्टेज तीनों के लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो थ्योरी में आप क्या लिखोगे, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और तीनों प्रतिरोध के प्रथम सिरे को बिंदु A से और तीनों प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। क्या आप लिखेंगे, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तीनों प्रतिरोध के प्रथम बिंदु को सिरा बिंदु A से और दूसरे बिंदु को किससे, दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। दोनों के मध्य एक वोल्टेज सोर्स या बैटरी और कुंजी K लगा दी जाता है। जब कुंजी को दबाया जाता है तो परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगता है। अब आते हैं देख करके, तो सबसे पहले प्रतिरोध R1 के पास है, R1 पे कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है, I। तो प्रतिरोध R1 के सिरों पर प्रवाहित होने वाली धारा I1 है। तो I1 बराबर क्या होगा, ओम के नियम से भी हम सूत्र देखें, V इक्वल टू क्या देखें, IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो V अपॉन R होगा, तो V अपॉन V तो तीनों के लिए कॉमन है, तो R क्या हो जाएगा, R1। इसी प्रकार किसके लिए, प्रतिरोध R1 हो गया, अब किसके पास है, R2 के पास। प्रतिरोध R2 के सिरों के मध्य विभवांतर या बहने वाली धारा I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के सिरों के मध्य प्रवाहित होने वाली धारा I3 इक्वल टू V अपॉन R2। अब देखिए तीनों करंट क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, तो कुल धारा I इक्वल टू कितने भाग में डिवाइड हो रहा है, 3 I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यू को रखें, I1 की वैल्यू हम लोग का क्या है, I इक्वल टू V अपॉन R1, I2 का मान V अपॉन R2 और इसका मान V अपॉन R3। जहां हम लोग इसमें से V कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, V कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ये हो गया I। ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या जानते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R। इस मान को यहाँ पर रख दिया, I के जगह क्या रख दिया, V अपॉन R। इसको मैं रख कर रहा हूं, तो V अपॉन R रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया V अपॉन R और जब V कॉमन निकाल दिए हैं तो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। V कैंसिल हो गया, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ये क्या हो गया, समानांतर क्रम संयोजन के लिए डेरिवेशन हो गया। ठीक है, दोनों में बस एक ही अंतर है, एक में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, इसमें करंट ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए। अब जाते हैं किरचॉफ के नियम पे। नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किरचॉफ का नियम तभी लगेगा जब विद्युत परिपथ कठिन हो जाएगी और जटिल हो जाएगी। जब हमको नॉर्मल सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा, कोई भी परिपथ को हम नॉर्मल ओम के नियम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने नियम क्यों दिया, जब ओम के नियम से परिपथ को सॉल्व करने में कठिनाई होने लगी, ओम के नियम से सिंपल परिपथ सॉल्व होना बंद हो गया, तब किरचॉफ ने दो नियम दिया। जब कठिन और जटिल परिपथ आ जाए, यानी सिंपल सर्किट सॉल्व होना बंद हो जाए, तब किरचॉफ के नियम की सहायता से हम विद्युत परिपथ को सॉल्व करना चालू किए। तो उसने पहला नियम दिया कि किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी विद्युत परिपथ के
किसी भी संधि पर मिलने वाली विद्युत परिपथ किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होगा। धारा के बारे में पहला नियम दिया। मान लेते हैं ये एक संधि है, जंक्शन है, इस पर कुछ धारा आ रही है और कुछ धारा जा रही है। ये हम लोग अपने हिसाब से डायग्राम बना लिया, एज्यूम कर लिए। मान लो ये धारा I1 आ रही है, I2 भी आ रही है, I3 भी आ रही है, I4 जा रही है और I5 भी क्या हो रही है, जा रही है। ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया, सेंटर हो गया O। अब हमको क्या दिख रहा है कि संधि की ओर खड़े हुए और देख रहे कुछ धारा इसकी तरफ आ रही है और कुछ धारा इससे बाहर की ओर जा रही है। तो उन्होंने बोला कि सभी विद्युत धारा में जितनी भी धारा है उनका बीजगणितीय योग समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, यानी सभी को जब जोड़ेंगे हल करेंगे तो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। अब हल कैसे करेंगे, ये जो जंक्शन है, ये पॉइंट है, इस पर जितनी धारा आ रही है जो हम लोग की तरफ आ रही है वो क्या हो गया, धनात्मक। जैसे पैसे की बात करें, हमको कोई पैसा देता है तो क्या लगता है, अच्छा लगता है। पैसे की वैल्यू बढ़ते जाती है, जैसे जैसे वैल्यू देते जाएंगे कई लोग, और जैसे ही हम अपना पैसा किसी और को देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होने लगती है, पैसे का मान कम होने लगता है। तो उसी प्रकार जो आ रहा है वो क्या हो गया, पॉजिटिव, और जो जा रहा है वो नेगेटिव। तो जितनी करंट आ रही है इस जंक्शन पे, I1 क्या हो रहा है, आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। I2 भी आ रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। I3 भी आ रहा है, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। I4 जंक्शन से बाहर की ओर जा रहा है, यानी माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन। ये किरचॉफ का प्रथम लॉ केवल करंट के लिए। अब सेकंड लॉ है वोल्टेज और बंद परिपथ के लिए। इसके लिए हम लोग को बैटरी के चिन्ह पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, दो बैटरी को यदि हम जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, ये एक बैटरी हो गया प्लस माइनस, दूसरा बैटरी हो गया, ये भी क्या है, प्लस और ये माइनस। जब इस दोनों को हमको जोड़ना होगा तो हम कैसे जोड़ेंगे, प्लस माइनस, फिर क्या करते हैं, प्लस वाला उसके साथ जोड़ा जाता है, ऐसे प्लस, फिर नीचे में क्या होता है, माइनस, फिर यहां पर क्या जोड़ेंगे, प्लस, फिर क्या होगा, माइनस। ना कि माइनस ऊपर प्लस नीचे, उसमें क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे हमको एक चीज स्पष्ट हुआ, जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव। इस प्रकार जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ने पे परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी एक चीज स्पष्ट हुआ, जब अपोजिट साइन रहेंगे, दोनों तरफ क्या होंगे, अपोजिट साइन। ये क्या है, प्लस माइनस, फिर क्या है, प्लस माइनस। जब अपोजिट साइन होंगे तो क्या होगा, दोनों ऐड होंगे, और सेम साइन होंगे तो दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम सेकंड लॉ को यूज करेंगे। चलिए आते हैं सेकंड लॉ पे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़िए। पहले परिभाषा क्या दिया, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल यानी लूप पूरा बंद, दो सर्किट में डिवाइड है, इसको हम देखेंगे कि विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, हर भाग में अलग धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें I1, इसमें I2, अब दोनों में क्या है, इसमें क्या होगा, I1 प्लस I2। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं। क्या बोल रहा है कि कोई बंद जाल यानी परिपथ बंद है, जैसे कि A B C D, ये एक परिपथ बंद हुआ। दूसरा बंद कौन सा होगा, C D E F, दो जाल मिला हम लोग को, दो बंद परिपथ मिले, एक A B C D, दूसरा C D E F, ये दो परिपथ हम लोग को मिल रहे हैं। ठीक है, अब उनके अनुसार उन्होंने क्या बोला कि जब कोई परिपथ बंद हो, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, जिस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, दो चीजें, धारा और प्रतिरोध, ये क्या हो गया, ओम का नियम। लेकिन उसमें केवल एक ही था, एक ही प्रतिरोध और एक ही धारा था। इसमें कई प्रतिरोध है, कई धारा है, और कई बैटरी लगा हुआ है, कई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो इस पर ध्यान देना है कि प्रतिरोध और धारा का गुणनफल जितने भी सारे होंगे एक परिपथ पे, इसमें यहाँ पास है I1 धारा और प्रतिरोध R1, यहाँ पास I2 धारा है, प्रतिरोध R2, और दो ठो क्या है, बैटरी लगा हुआ विद्युत वाहक बल E1 और E2, उनके संगत प्रतिरोधों और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होगा, बराबर होगा इसके विद्युत वाहक बल के। अब जैसे कि मान लीजिए इस लाइन का विद्युत वाहक बल निकाले, E1 बराबर क्या होगा, I into R, ये हो गया I1 R1। सेकेंड लाइन वाले को निकालेंगे, E2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 R2।
अब इसने क्या बोला, संगत प्रतिरोधों का गुणनफल यानी इस तरफ का योग और इस तरफ का योग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन हम बैटरी का साइन, मैं पहले ही बोला जब यदि बैटरी का साइन दोनों सेम होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और दोनों अपोजिट होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो चलिए पहले क्लोज लूप पहले हल करते। परिपथ, बंद परिपथ ए बी सी डी में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे E1 को, तो E1 बराबर क्या होगा, इसमें कौन सा करंट जा रहा है, I1 R1। फिर दूसरा क्या है E2 बराबर क्या होगा, I2 R2। अब दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा होगा, दोनों में क्या है, सेम डायरेक्शन पे पॉजिटिव, यानी दोनों क्या होंगे, घटेंगे, सब्ट्रैक्ट यानी -1। ये क्या हुआ, पहला क्लोज लूप हल हुआ। इसी प्रकार अब दूसरा लूप पे, दूसरा लूप क्या है, CDEF, बंद परिपथ CDEF में। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर बैटरी कौन सा है, E2 है, तो E2 बराबर इसमें कौन सा करंट जा रहा है, प्रतिरोध पे R2 में I2 करंट। अब बच गए यहाँ पास कोई बैटरी है क्या, नहीं है, तो प्लस चिन्ह, और लेकिन यहाँ पास रेजिस्टेंस तो है, रेजिस्टेंस क्या है, R3। अब R3 में कौन सा करंट आ रहा है, I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, तो दोनों मिक्स होकर क्या हो जाएंगे, I1 प्लस I2। ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ का दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। इससे हम लोग को ये चीज पता चलता है कि यदि हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा तो जिस चीज का मान हमें अननोन रहेगा उस इक्वेशन की सहायता से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों नियम एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, पहला और प्रथम नियम। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस अध्याय का। उसके बाद देखेंगे हम बैटरियों का संयोजन, फिर रिलेशन कंप्लीट, फिर हम जाएंगे सेकेंड यूनिट पे। तो चलिए आज का क्लास कैसे लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी प्रकार के वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।